हेलो प्रिय विद्यार्थियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज कंप्लीट रिवीजन और आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 हिंदी का जो चैप्टर नंबर 2 है, जूझ जो पार्ट है आपका, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसका पहला वीडियो आपने पहले ही पढ़ लिया है और ये है इसका दूसरा भाग। इस दूसरे भाग में सबसे पहले हम थोड़ा सा लेखक परिचय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में जो बड़े प्रश्न उत्तर है उसका हम अभ्यास करते हैं। तो जूझ जो पार्ट है, इसके लेखक हैं डॉक्टर आनंद यादव। इनका पूरा नाम है आनंद रतन यादव। और याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न वन लाइनर बन सकता है, तो आप याद रखिएगा इसे। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं लेखक परिचय। लेखक परिचय आप याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है वो 1935 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। कागल आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो कोल्हापुर महाराष्ट्र इतना याद रख लीजिए। और इनका पूरा नाम था आनंद रतन यादव। पाठकों के बीच आनंद यादव के नाम से परिचित हैं। मराठी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे थे। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये जो आपका जो अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, जूझ नामक जो अध्याय है, इसको सबसे पहले इन्होंने मराठी भाषा में, अगर पूछा जाए कि किस भाषा के, तो मराठी भाषा के आपको याद रखना है। अब तक लगभग 25 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और उपन्यास के अतिरिक्त इन्होंने कविता संग्रह, समालोचनात्मक निबंध आदि पुस्तकें भी प्रकाशित की है। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच भी चर्चित रहे हैं और यहाँ पर प्रस्तुत अंश जो है इनका, ये जूझ उपन्यास से लिया गया है। इनके द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है जूझ, उसका एक अंश यहाँ पर दिया गया है, जो सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। ये जो जूझ उपन्यास है इनका, जूझ उपन्यास 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। पाठ परिचय के बारे में देख लेते हैं। मराठी के प्रसिद्ध उपन्यासकार डॉक्टर आनंद के बहुचर्चित एवं बहुप्रकाशित उपन्यास जूझ का एक अंश हमारी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 में संकलित किया गया है। और ये मराठी ग्रामीण जीवन से संबंधित एक किशोर के देखे और भोगे हुए यथार्थ की जीवन गाथा है। देखिए, एक एक पंक्ति से प्रश्न बन सकता है कि इस जो, अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि ये जो जूझ पाठ है ना, वैसे तो इनका उपन्यास है पूरा जूझ नाम का, उसमें से ये लिया गया है छोटा सा अंश, लेकिन चूंकि हमारे किताब में ये जो अंश है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो आप लिखेंगे कि इसमें मराठी ग्रामीण जीवन से संबंधित एक किशोर के देखे हुए और उसके स्वयं के द्वारा भोगे हुए यथार्थ जीवन, यथार्थ मैंने वास्तविक, उसके वास्तविक जीवन की गाथा का वर्णन इसमें किया गया है। प्रस्तुत अंश में हर परिस्थिति में पढ़ने की लालसा लिए हुए एक किशोर की छटपटाहट का मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है। मतलब एक बालक है जो पढ़ना चाहता है, हर परिस्थिति में पढ़ना चाहता है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो पढ़ना चाहता है, और पढ़ने के लिए वो कितना संघर्ष करता है, स्कूल जाने के लिए वो क्या संघर्ष करता है, स्कूल जाने के बाद भी उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब आइए सबसे पहले हम करते हैं पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उसका अभ्यास करते हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट दूसरे जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी लेंगे। और इस वीडियो में ये जो हम वीडियो कर रहे हैं, इसकी PDF आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, एजुकेशन राइज आप लिखेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो हमारा जो ऐप है उसमें हम आपको चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। ऑनलाइन टेस्ट मतलब जब आप टेस्ट देंगे तो टोटल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से जब आप टेस्ट सबमिट कर देंगे तब आपको बता दिया जाएगा कि आपने कितने अटेंड किए हैं, आपके कितने राइट हुए हैं, जो गलत हुआ है उसका राइट आंसर क्या है, आपके कितने नंबर आए हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हम वहाँ पर आपको प्रत्येक चैप्टर की PDF अवेलेबल कराते हैं। वहाँ पर हमने चैप्टर की समरी भी डाली है, पूरा चैप्टर भी डाला है, साथ ही साथ वहाँ पर हमारे वीडियो लेक्चर्स भी हैं और वहाँ पर प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे, आपको सप्रसंग व्याख्या भी मिल जाएगी। इसके अलावा हमने हमारे ऐप में मॉडल पेपर्स अवेलेबल कराए हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के हमने 10-10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल कराए हैं। इसी के साथ वहाँ पर हमने जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, पिछले वर्षों के जो पेपर्स हैं 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम
एग्ज़ाम्स के सारे पेपर्स हमने बोर्ड के वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। लिंक डाउनलोड करने का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर जाके लिखेंगे एजुकेशन राइज तो वहाँ से आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर हम एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराते हैं और PDF हम शेयर करते हैं। हमारा जो वीडियोस जो लाइव क्लास होती है शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है, जहाँ पर हम अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। तो उसका जो वीडियो होता है वो भी हम वहाँ पर शेयर करते हैं, उसकी लिंक भी हम वहाँ पर शेयर करते हैं और काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के जो प्रश्न है पाठ के साथ पहला प्रश्न है कि जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो आप देखिए लिखेंगे कि जो जूझ शीर्षक से जो उपन्यास लिखा गया है और उसका ये जो अंश लिया गया है, इसमें हम देखेंगे कि जूझ का कथानायक आनंद है ना, आनंदा नहीं है, आनंद है, आनंद यादव एक संघर्षशील व्यक्तित्व का धनी है। वह अपने पिता के जोर देने के कारण खेती के काम में लगा रहता है, क्योंकि वो पिता से डरता है, पिता उसे जो है वो मजबूरी में उसे काम में लगा दिया गया है, तो वो काम करता है। उसका पिता उसकी पढ़ाई छुड़ा देता है, स्कूल जाकर पढ़ाई करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। इसके बाद स्कूल में मन लगाने, गणित विषय में पारंगत होने, मराठी भाषा में कविता रचने आदि के लिए भी उसे जूझना पड़ता है। इस प्रकार जूझ का कथानायक अपने जीवन में विपरीत और कठिन परिस्थितियों से निरंतर जूझता है और सफलता प्राप्त करता है। मतलब कठिनाइयाँ आएगी जीवन में, बट सफलता निश्चित है अगर आप लगे रहे तो। नायक के संघर्षपूर्ण जीवन की कथा होने के कारण इसका शीर्षक कथानायक की प्रमुख समस्या पर आधारित होने के कारण अत्यंत उचित और सटीक है। इससे नायक के चरित्र की विशेषता संघर्षशीलता भी उजागर होती है। तो देखिए इसके चरित्र की विशेषता क्या है, वो है संघर्षशीलता। हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में संघर्ष करना है, उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है और संघर्ष करते हुए हमें सफलता की ओर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके से उसकी चारित्रिक विशेषता को यहाँ पर प्रकट किया गया है, दिखाया गया है। दूसरा प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। मतलब खुद भी कविता लिख सकता है, ये आत्मविश्वास उसके मन में कैसे आया। आप लिखेंगे यहाँ पे आंसर इसका कि मराठी भाषा के अध्यापक न सौंदलगेकर की प्रेरणा से कथानायक के मन में कविता लिखने का भाव पैदा हुआ। जिस प्रकार अध्यापक जी को अनेक कविताएं कंठस्थ थी, उसी प्रकार लेखक ने भी अनेक कविताएं कंठस्थ कर ली, जिन्हें वे अकेले स्थान पर ढोर चराते समय या खेत में पानी देते समय जोर जोर से गाया करते थे। मतलब जब भी वो अकेले होते थे, है ना, अगर वो ढोर चराते समय यानी पशु चराते समय या फिर खेत में काम करते समय, पानी देते समय, घर आते समय, जाते समय, रास्ते में वो जो है वो कविताएं बोलते रहते थे। यहाँ तक कि जब वो पशु चराने जाते थे, भैंस की पीठ पर भी कविता लिखते थे। तो इस तरीके से उसके एक लगन थी उसमें कविता लिखने की और अपने गुरु से उसे प्रेरणा मिल गई थी। तो इस तरीके से वो लगातार प्रयास करता रहा। मराठी भाषा के मास्टर सौंदलगेकर जिस प्रकार कविता पढ़ाते थे, वह एकांत में उनकी नकल करता था। वह अनेक छंदों को लय, यति गति और ताल के साथ गाते थे, है ना। यति गति तो आप समझते हैं ना कि जो जैसे मान लीजिए हल्का सा विराम जो आता है उसे यति कहते हैं। गति मतलब किस गति से हमें आगे बढ़ना है, पढ़ना है उसको, वो गति कहलाती है। ताल मतलब अंत में जो लय मिलता है। तो इस तरीके से वो इन सब का ध्यान रख करके कविता का गायन करता था और फिर बैठकर अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। लेखक भी उसी तरह अकेले में कविता गाता, अभिनय करता हुआ उसका भाव ग्रहण करता था। मास्टर जी ने अनेक कविताओं के संस्करण सुनाए। इससे लेखक ने जाना कि कवि लोग भी उसी की तरह हाड़ मास के आदमी होते हैं। उससे पहले उसका विश्वास था कि वो कोई अलग आदमी होते हैं, वो कोई अलग प्रकार के प्राणी होते हैं। इससे उसके मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ कि वह भी कविता कर सकता है। अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर कविता लिखी जा सकती है। अपने दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर जब मास्टर जी कविता लिख सकते हैं तो वह क्यों नहीं लिख सकता।
है ना, गुरु को देख देख करके वो प्रेरणा ले रहा है कि जब मेरे गुरु अपने घर की एक छोटी सी चीज़ पर कविता लिख सकते हैं तो हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं जिस पर हम कविता लिख करके जो है वो मतलब कविता लिखने के लिए हमारे पास कितने विषय उपलब्ध हैं। लेखक के मन में इस प्रकार के विचार आने लगे। भैंस चराते समय वह जंगली फूलों पर कविता लिखता और जोर जोर से गुनगुनाता। कागज और पेंसिल खीसा में हर समय रखता, मतलब जेब में हर समय रखता। कभी भैंस की पीठ पर लकड़ी के टुकड़े से अथवा कंकड़ से सिलाकर कविता लिखता और मास्टर जी को दिखाता। कभी कभी रात को मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखाता। वे देखते और शाबाशी देते, काव्य शास्त्र का ज्ञान कराते। इस सब से मास्टर जी से लेखक का अपनापन हो गया। अलंकार छंद का ज्ञान हो जाने से वह अच्छी कविता लिखने लगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उसने कविता लिखने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, गुरु से प्रेरणा मिली, बहुत अभ्यास किया, हर परिस्थिति में, हर समय, हर स्थिति में उसने अभ्यास किया और अंततः वो उसमें सफल हो गया। तीसरा प्रश्न है कि श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित कीजिए जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि पैदा की। अब गुरु ने क्या क्या चीज़ें करी उससे उसके मन में रुचि पैदा हुई कविता लिखने की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि श्री सौंदलगेकर पाठशाला में मराठी भाषा के शिक्षक थे। वह शिक्षक होने के साथ ही स्वयं एक अच्छे कवि और एक काव्य रसिक व्यक्ति भी थे। उनके अध्यापन की विशेषता निम्नलिखित थी। पहले लिखना आपको कि वह कविता पढ़ाते समय उसको सस्वर सहित पढ़ाते थे, मतलब स्वर सहित गायन के साथ में वो कविता पढ़ाते थे और कविता का लय और गति के साथ वाचन करने से उसका भाव छात्रों को सरलता से समझ में आ जाता था। दूसरा है कि वह कविता पढ़ाते समय उनको लीन हो जाते थे और सस्वर वाचन करने के साथ ही हाव भावों द्वारा अभिनय करके भी उसको छात्रों के लिए बोधगम्य बना देते थे। श्री सौंदलगेकर को मराठी के साथ ही अंग्रेजी भाषा की अनेक कविताएं भी कंठस्थ थी। वह छंद शास्त्र के विद्वान थे, स्वयं भी कविता लिखते थे। वह छात्रों को अन्य कवियों की कविताओं के साथ साथ स्वर रचित कविताएं भी सुनाते थे, मतलब और कवियों की कविताएं सुनाते थे, साथ ही साथ अपनी खुद की लिखी हुई कविताएं भी वो छात्रों को सुनाते थे। इस प्रकार छात्रों को तुलनात्मक अध्ययन का अवसर प्रदान करते थे। विषय को रोचक बनाने के लिए वह अन्य कवियों के साथ अपनी भेंट के संस्मरण भी सुनाते थे, मतलब जब दूसरे कवियों से वो मिलते थे तो मिलने के दौरान जो उनकी बातचीत होती थी, है ना, वो सारी चीज़ें जो वो छात्रों को सुनाते थे। वह अपने छात्रों को काव्य रचना करने और उसका वाचन करने के लिए प्रेरित करते थे। उनके इस शिक्षण कौशल के कारण लेखक को कविताओं के प्रति रुचि जागृत हुई। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से उसके अध्यापक सौंदलगेकर ने भी जो है वो उसे लेखक बनने में, उसे कवि बनने में जो है वो काफ़ी मदद करी थी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया 3 प्रश्न हमने कर लिए हैं और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम करते हैं चौथा प्रश्न। लिखा है यहाँ पे कि कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। कविता के प्रति, मतलब कविता के प्रति जब उसका लगाव पैदा नहीं हुआ था उससे पहले और फिर उसके बाद में, है ना, उसके बाद में जब कविता के प्रति उसका एक लगाव पैदा हुआ, उसके प्रति एक उसका आकर्षण पैदा हुआ, उसके बाद में जब वो अकेला होता था तो अकेले में उसके धारणा में, उसके मन में क्या परिवर्तन आए। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि कविता के प्रति लगाव ने लेखक के जीवन पर गहरे प्रभाव डाले। इससे पहले जब लगाव पैदा नहीं हुआ था उससे पहले वह खेत में पानी देते, ढोर चराते, अन्य कार्य करते हुए अकेलेपन से ऊब जाता था, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं था, परेशान हो जाता था वो। उसे हर समय कोई न कोई साथी चाहिए था जिसके साथ वह बातचीत कर सके, लेकिन काव्य से प्रेम हो जाने के पश्चात उसे अकेलापन अच्छा लगता था, क्योंकि अकेलेपन में ही तो उसे समय मिलता था कि वो अपनी कविताओं पर ध्यान दे, वो कविता लिखने में, कविता याद करने में, कविता रचने में अपना ध्यान दे। तो उसके बाद तो उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा। अकेले में कोई कविता गुनगुनाई या जोर से गाई जा सकती थी, अभिनय किया जा सकता था और यहाँ तक कि नाचा भी जा सकता था। इस प्रकार कविता से लगाव से पहले लेखक ने अकेले होने को बुरा माना, लेकिन उसके बाद उसका मन अकेलेपन को पसंद करने लगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां
आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब पढ़ने के बारे में देखिए, यहाँ पर 3 आदमियों का हम 3 के 4 हैं वैसे तो कैरेक्टर। दत्ताजी राव, लेखक आनंद यादव स्वयं, उसके पिता यानी उसके दादा, मतलब दादा यानी उसके पिता, और फिर उसकी माँ। तो ये यहाँ पर हम इन तीनों का पहले देखते हैं कि पढ़ाई के प्रति किसका रवैया कैसा था। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि प्रख्यात लेखक आनंद यादव ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास जूझ में पढ़ाई के महत्व को रेखांकित किया है। उसके कथानायक ने पढ़ाई के बारे में अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा है कि पाठशाला जाने के लिए वह तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। पिता से वो डरता था। पिता उसका इस तरीके से एक प्रकार से निर्दयी व्यक्ति था, तो वो पिता के सामने नहीं कह पाता था कि मुझे पढ़ने जाना है। लेखक को विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। यह खेती उसे गड्ढे में धकेल देगी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। यदि वह पढ़ जाएगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठुआ अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। लेखक का यह विचार पढ़ाई के प्रति उसकी सार्थक सोच को प्रकट करता है। लेखक अपनी मां के साथ दत्ताजी राव के पास गया। उन्होंने लेखक के दादा को और लेखक को पाठशाला भेजकर पढ़ाने की बात कही। पढ़ाई के प्रति उनका विचार भी बिल्कुल सही था। और बात करते हैं उसके पिता की। इसके विपरीत लेखक का पिता मौज मस्ती करने के लिए उसको खेती में लगाए रखता था। मतलब खुद तो घूमता फिरता था, गांव में मौज मस्ती करता था, बच्चे को काम में लगा दिया और खुद बाजार में घूमता और रखमा बाई के यहाँ पढ़ा रहता था। उसका रवैया सही नहीं था। पढ़ाई के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं थी, वो पढ़ाई के प्रति कोई ध्यान नहीं देता था। और अगला प्रश्न है हमारा 6ठा। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाइए। अब आप देखिए, ये तो अनुमान वाला प्रश्न है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को झूठ का सहारा लेना पड़ा। उसका पिता अपनी मौज मस्ती की खातिर अपने पुत्र को पढ़ाई से रोकता था, उसे पाठशाला नहीं भेजता था। लेखक की मां ने दत्ताजी राव के यहाँ साग सब्जी देने जाने की मनगढ़ंत बात कही थी। यदि वह झूठ नहीं बोलती तो दादा सच्चाई जानकर उन दोनों को प्रताड़ित करता और घर से ही निकाल देता। इतना खूंखार आदमी था। इसी तरह चलते समय लेखक और उसकी माता ने दत्ताजी राव से उनके यहाँ आने की बात को गुप्त रखने का भी आग्रह किया था। कहा था, आप ये मत बताइएगा कि हम आपको यहाँ पर आकर के कुछ बात करके गए हैं। ये दोनों ही झूठी बातें आवश्यक थी। सच, यहाँ पर सच बोलने पर लेखक का पिता नाराज होता और उसे कभी भी पाठशाला भेजने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ मारपीट आदि का भी भय जो है वो बना हुआ था। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर किए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के, और अगर इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं तो आप लोग कर लोगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। और इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर के और भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हमारे रेगुलर 8 बजे रहती है, तो आप शाम को 8 बजे लाइव क्लास ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। PDF के लिए हमारा ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।